कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मुझे ये बताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक आर्टिकल दिया हुआ है जो कि अमेंडमेंट से ऐड नहीं हुआ है, आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 148 में बोला है कि क्या होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनके ऑफिस में कितने लोग होते हैं? मतलब एक कॉम्पोजिशन होती है ना ऑफिस की भी। एक तो क्या खुद बैठेंगे, ठीक है, एक आएंगे डेप्यूटी कैग CAG और एक आएंगे एडिशनल कैग। बस 3 लोग होते हैं ये ऑफिस के अंदर। मतलब असिस्ट करने के लिए बड़े सारे आएंगे। फिर ये 3 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होते हैं, इनकम्बेंट होते हैं कैग के ऑफिस में। तो 3 मेंबर हैं टोटल, ठीक है, कैग और डेप्यूटी कैग और उसके बाद एडिशनल कैग। तो अभी क्या हुआ, ये हर साल होता है। जो कैग होते हैं इनका काम क्या होता है? ऑडिटिंग करना कि पैसा जो दिया गया था सरकार को, सेंटर ने भी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 266, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267, ये दोनों इकट्ठे इकट्ठे आते हैं। फाइनेंस कमीशन 280 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट को रिप्रेजेंट करता है। बजट नहीं लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आर्टिकल 280 में लिखता है। तो मतलब सारी चीजें किस चीज के बारे में बात कर रही हैं? पैसे के बारे में बात कर रही हैं। अब वो पैसा ठीक से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? लाके कैग। आर्टिकल नंबर 148 में कैग का मेंशन। आर्टिकल नंबर 149 में बोला गया है कैग किस किस को अपनी रिपोर्ट पकड़ाएंगे। तो जैसे अगर सेंटर से रिलेटेड होगी तो वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास, अगर स्टेट एक ही स्टेट से रिलेटेड है तो वो जाएगी गवर्नर के पास। फिर आगे इसी तरह से ड्यूटीज एंड ऑल वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू कैग। कौन से पार्ट में आएंगे? पार्ट 5। पार्ट 5 क्या बोलता है? यूनियन नहीं, एग्जीक्यूटिव इसी में आएगा ना। किसने बोला ये? वासु ने? ठीक है, वो पैक ही हो गया ना, आप पता नहीं चल रहा। तो यूनियन, तो आपका जो पार्ट नंबर 5 है पॉलिटी का, कितने से कितने आर्टिकल तक चलता है ये? फ्रॉम 52 टू 151, 152 से 151, लगभग 100 आर्टिकल्स आ गए इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको कैग का भी मेंशन मिलेगा। डन, ये बेसिक सी चीजें होगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट फाइनेंसेस 2023 एंड 24। सरकारों का कुछ इनकम होता है जिसको आप रिसीट के वर्ड से जानते हो, और कुछ खर्चा होता है जिसे आप बोल देते हो एक्सपेंडिचर। 2 शब्द बोले, वन इज रिसीट और दूसरा बोला एक्सपेंडिचर। रिसीट रिप्रेजेंट करेगा इनकम को। सरकार के पास इनकम कहां से आएगी? टैक्स की फॉर्म में आ सकती है, पेनल्टीज की फॉर्म में आ सकती है, या कोई एसेट है सरकार के पास जो कि कॉन्टिन्यूअसली पैसा जनरेट कर रहा है। तभी तो बोलते हैं कि जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके पास पहले सरकारी एयरपोर्ट था, आपको चलाने नहीं आया, आपने क्या किया? उसको बेच दिया, एक ही बारी में बहुत सारा पैसा ले लिया, वो पैसा यूज हो जाएगा, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स भी तो देनी है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। एक टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट लगाई थी इसको बनाने में, अब आपने एक ही बारी में बेच दिया, तो उसको क्या बोल देंगे? उल्टा हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। आपने अपना सरकारी एसेट बेच दिया प्राइवेट कंपनी को। तो सरकार के पास भी एसेट होने चाहिए, दिखाए जाते हैं ना एसेट सरकार के थ्रू। पाकिस्तान ने भी दिखाए थे यूएस को कि दे तो देंगे तुम्हें पैसा, IMF को जब बोला था, पर एसेट दिखाओ, तो एसेट शो करने पड़ते हैं आपको। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी अब बार बार जो बोलेंगे, वन इज रिसीट। रिसीट जब भी आएगी, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। अब बोला रेवेन्यू रिसीट, जो पक्का पता होता है ये वाली इनकम आनी ही आनी है, ठीक है, जो टैक्सेस हो गए वो आने ही आने हैं। दूसरा आता है कैपिटल रिसीट, अगर आपके पास एसेट है तो ये भी क्या करता रहेगा? कॉन्टिन्यूअसली पैसा जनरेट करता रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है स्टेट फाइनेंसेस 2023 टू 24, और इसी के साथ ये 10 साल का डेटा लेके आए हैं। और इस रिपोर्ट का ये दूसरा एडिशन है। पहला जो एडिशन है वो 2025 में आया था, क्योंकि 10 साल का टाइम पीरियड लेके चले हैं। और अगला जो फ्रेश एडिशन आया है वो 2026 के अंदर आया हो, तो ये दूसरा एडिशन है। कौन ऑडिट कर रहा है? कैग इसको ऑडिट कर रहे हैं। क्या क्या चीजें? तो जैसे आप पढ़ते हो एक टर्म इकोनॉमी में, GDP, क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस बोलता है टोटल, ठीक है, टोटल। फिर उसके बाद D फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब अपने ही बारे में बात करी जा रही है, और प्रोडक्ट, कोई चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी जा रही है। तो जो भी चीजें, जो भी गुड्स वगैरह कहां पे फॉर्म हुई विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको किसमें कंक्लूड करा जाता है? GDP के अंदर। पर जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं, जो बाहर के इंडियन भेज रहे हैं, वो GDP में नहीं आते। पर अगर एम्बेसी हो बाहर, वो आएगा, वो GDP में इंक्लूड होती है, क्योंकि वहां पे पैसा किसका लगता है? अपनी सरकार का लगता है। तो वो जो एम्बेसी है जो किसी दूसरी कंट्री में बनी हुई है, वो GDP में काउंट होती है। पर इसमें याद रखना, रेमिटेंसेस नहीं आते। जो इंडियन फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं और
बाहर से इंडिया में पैसा भेज रहे हैं वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। ये तो आगे पैन इंडिया लेवल पे जो जीडीपी आप पढ़ते हो, जिसको बोला भी था भी कि शायद थोड़ा रिड्यूस करेगी टैरिफ्स के बाद, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हिट कर सकती है अगर उतने ज्यादा टैरिफ लगते हैं। और वैसे आते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ऐसी जीडीपी जो हर एक स्टेट की अपनी इंडिविजुअल है। तो ये जो कैग की रिपोर्ट आती है ना, इसमें बड़े सारे एस्पेक्ट होते हैं। इनकम के ऊपर भी ये बात करते हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे के ऊपर भी बात करते हैं। अब खर्चा भी देखो मल्टीपल टाइप्स का होता है। एक खर्चा शायद आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो कहीं पे, वो पॉजिटिव नोट पे होता है, आज आपको पैसा देना पड़ेगा पर फ्यूचर में आपके पास क्या आता चलेगा, पैसा। कैपिटल का मतलब ये नहीं होता कि हर बार ही आपको प्रॉफिट आएगा, लॉस भी आ सकता है। कैपिटल का मतलब ही क्या है, आप पैसा लगा रहे हो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर, और उम्मीद होती है आपको कि उसमें रिटर्न में क्या आएगा, पैसा। किसी ने फैक्ट्री ओपन कर दी तो उस पर क्या लगेगा, कैपिटल। अभी इकॉनमी जब हो जाएगी तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। थोड़ी सी चीजें चाहिए होती हैं जब भी आप कोई चीज इनिशिएट करते हो। नंबर 1 लैंड चाहिए होती है, जमीन चाहिए होती है, देन आपको लेबर भी चाहिए होगी काम करवाने के लिए, कैपिटल पूंजी भी चाहिए होती है, फिर आप लोन उठा लेते हो बैंक से, और लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योर जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। तभी तो एंटरप्रेन्योर सिर्फ देखेंगे आपको, पैसा आपको पकड़ा देंगे, काम नहीं होता उनको, पर पैसा उनके पास जाता रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी चीज करी, दैट इज रिस्क। जब कल को डूबेंगे तो सबसे पहले कौन आएंगे वहां पे लाइमलाइट में, एंटरप्रेन्योर। एम्प्लॉय तो भाग जाएंगे कि कहीं और जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये चाहिए होती है आपको जब भी आपने कोई चीज इनिशिएट करनी होती है। पर यहां पे मैं बात कर रही हूं सिर्फ कैपिटल की। अब जरूरी नहीं है आपने कोई फ्लैट की बिल्डिंग बना दी, अब जरूरी नहीं है वो हमेशा बिकेंगे ही। आपने पैसा तो लगा दिया, पूंजी तो लगा दी, पर श्योरिटी नहीं है कि आप लॉस में जाओगे या प्रॉफिट में आओगे। कैपिटल कभी भी ऐसे मत सोचना कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही जनरेट करके देगी, वो लॉस भी दे सकती है। थोड़ा बहुत खर्चा भी इसमें और चलता है, जैसे आपने कोई मशीन लगा दी अपनी फैक्ट्री के अंदर, कल को खराब भी तो करेगी। जिस दिन आप मशीन परचेज करते हो, उसे यूज करना शुरू करते हो, उसका वियर एंड टियर उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीजें आती हैं जो आप इकोनॉमी में देखोगे। अभी ये टर्म्स यूज होंगी तो मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दे दिया। रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात करेगा, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेगा, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट ने बनाई। और यहां पे जितना भी डेटा दिया गया है वो सारा क्या है, एवरेज फॉर्म में। एवरेज मतलब 28 स्टेट्स का ये डेटा है, एवरेज जितना निकल के आया है वहां उसका यहाँ पे डेटा मेंशन करा होगा। तो इसको आप मेंस के अंदर यूज कर सकते हो, जब भी इस चीज से रिलेटेड कैग की रिपोर्ट जो आती है स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर, वहां भी ये डेटा यूज करा जा सकता है। सिंस अभी फ्रेश एडिशन आया है 2026 में, और गैप ठीक ठाक होता है, 4-5 महीने का होता है। अगला जब भी आएगा उसको देख लेंगे, और ये आपने ध्यान में रखना है जो भी डेटा इसमें अब हम देखने जा रहे हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन उसको बोल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यस नताशा। ये लग गया ना आइडिया किन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब मैं सिर्फ टर्म्स का यूज करूंगी, बीच में जो नहीं आएगी वो बता दूंगी। तो सबसे पहले तो स्टेट फाइनेंसेस 2023 और 24 की ये रिपोर्ट है, मतलब जो ऑडिटिंग वाला काम था वो इस साल से शुरू हो चुका था। 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएंगे, 3 आएंगे इन शॉर्ट। फिस्कल डेटा, मतलब पैसे के ऊपर ये इंस्पेक्शन करेगा कहां पे क्या यूज हो रहा है। नंबर 2 इज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब है 28 की 28 स्टेट्स का ये डेटा आपको दिखाएगा। और इंटर टेम्पोरल एनालिसिस, टेम्पोरल का मतलब है यहाँ पे टाइम के बारे में बात करेगी। ये तो कितने टाइम पीरियड का डेटा है, 10 साल का है। और ये दूसरा एडिशन आया है, पहले से 2025 में एक बार आ गई रिपोर्ट। तो ये पूरा 28 स्टेट का है, और वो भी एवरेज यहाँ पे हम काउंट करके चलेंगे, ठीक है जी। असिस्ट, अब मेन काम क्या होता है, क्यों ये स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट निकालना जरूरी है, पता तो चले स्टेट ने कहां पे पैसा कितना लगाया, किस स्कीम के ऊपर कितना पैसा लगा। और जो आगे वाले रिसर्चर होंगे, हमारे एकेडमिशियन होंगे, उनको नई पॉलिसीज अगर बनानी है तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा सरकार को, वो बेटर रिकमेंड कर पाए आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट किसको देगी, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वहां की मशीनरी चलती रहे। तो ये असिस्टेंस का काम करती है। एक इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज बेसिस पे सरकार को बता देती है यूनियन में कि कितना पैसा किस स्टेट के अंदर लग रहा है। उसके बाद जनवरी 2026 का जो एडिशन है, ये दूसरा एडिशन है। इससे पहले सितंबर 2025 में एक एडिशन आ चुका था। खैर डेटा आप भूल जाओगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो साइड में कहीं नोट कर लेना जस्ट। सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जो उनको पैसा दिया जाता है कि आप अपनी मशीनरी को चलाए रखो, वो वाला पैसा यहाँ पे काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यूनियन ने स्टेट को पैसा दिया तो किसमें काउंट कर लेंगे, रेवेन्यू रिसीट के अंदर। फिर इस पैसे को यूज करा जाएगा, कहां कहां पे यूज करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी इंप्लॉइज होंगे, उनको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, वहां पे ये पैसा आ जाएगा। और भी मल्टीपल काम हैं जो सरकार के चल रहे हैं, उसमें ये पैसा यूज होता चलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का अगर देखेंगे तो कितना लग गया, लगभग तो 93 लाख करोड़ इतना पैसा यूज हो चुका है। अगर आप 23 और 24 का देखो, अंडर द स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। अब देखो ये SOTR है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, याद करो, मेजर एंड माइनर।
माइनर वाले की किसके पास चली जाती है? सारी स्टेट के पास। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो सारी डायरेक्टली, जिसका टैक्स किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये जो पैसा है ना 93 लाख करोड़, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेवेन्यू रिसीट सारी की सारी सेंटर से स्टेट की तरफ आई, इसमें से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, इसने प्रोवाइड करा स्टेट्स को 50% पैसा। तो ये जो टोटल आया ना ऊपर, एवरेज ही है, जहां पे भी लिखा है 93 लाख करोड़ लिखा है, आपकी परसेंटेज लिखी हुई है, ये सभी का एवरेज निकला है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हम करेंगे। तो 50% पैसा तो यहां से ही आया, जो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू है। दूसरा आया यूनियन टैक्स से। अब आप पढ़ते हो जीएसटी के बारे में, यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में शेयरिंग होती है, उसमें से जो पैसा आया वो 30% है। जीएसटी की जब बात करी मैंने, तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है मेजोरिटी के टाइम पे? लगता है। 50% प्लस 1, मतलब 28 स्टेट्स हैं, हाफ प्लस 1, उतनी आपको हामी चाहिए होती है। ठीक है, बाकी कौन सी मेजोरिटी लगती है? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है जी, आगे आता है ग्रांट इन एड। ये असिस्टेंस प्रोवाइड करी होती है यूनियन ने स्टेट को, कि कई बार पैसे की कमी पड़ जाती है तो ग्रांट इन एड्स भी प्रोवाइड करी जाती है। ज्यादातर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में होगी वो स्टेट में देखेगी मेरे वाली पार्टी है, वहीं पे आपको इसका फ्लो ज्यादा मिलता है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा? 12%। फिर एक आता है स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। किसी ने चालान भरा अपना, तो वो पैसा भी किसके पास चला जाएगा? स्टेट के पास चला जाएगा। पनिशमेंट के तौर पे जो पैसा आया वो कम से कम इसका कंट्रीब्यूशन रहा 8% के आसपास। तो मतलब एक जो स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट बनती है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड करे जाते हैं। ये हमेशा आपको एवरेज बेसिस पे आएगी, यानी कि सारी स्टेट में। अब कईयों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप ज्यादा देखोगे। प्रोडक्शन की अगर बात करें, हिमाचल एक तरफ, गुजरात है, ज्यादा कहां से आई होगी? इंडीड फ्रॉम गुजरात, ज्यादा सेटअप है वहां पे, हिमाचल से नहीं आया होगा। पर ये जो डेटा आपको दिखाया जाता है ये एवरेज बेसिस पे है, यहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता कि कहां से कितना डेटा आ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने ध्यान में रखने। देन स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू देखा गया, 8.22% टोटल रेवेन्यू रिसीट में से इसी का कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन देखोगे एसएनटीआर का, वो 1.08% है। मतलब प्रोडक्शन नहीं करी गई, वो जो रेवेन्यू कहां से आया है? नॉन टैक्स से, पनिशमेंट के तौर पे आया या कोई इंटरेस्ट पे हुआ तो उनके तौर पे आया। तो जीएसटीपी में जैसे मैंने बोला कि जीडीपी है 7.9% या 6.1%, ये एस्टिमेशन अगला लगाया गया है। तो मैंने वो जीडीपी की बात करी, जीएसटीपी की बात करी, तो ये प्रोडक्शन कहां पे हो रही है? स्टेट के अंदर। पर उसी प्रोडक्शन में ये चीज भी काउंट कर दी जाएगी जो नॉन टैक्स है। तो बोला गया कि 1.08% की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम द स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो जीएसटीपी में शो करी गई है, स्टेट्स के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर शो करी गई है। शेयर इन यूनियन टैक्सेस तो लगभग 29.77, पीछे 30% लिखा था, वही है ये 29.77%। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हायर टैक्स डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब भी डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इनकी बात आती है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, दैट इज शेड्यूल नंबर 7 की बात करता है। 9 कौन सा है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। यहां पे 7 आएगा, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ओवर द डेकेड ये देखा गया कि डेवोल्यूशन ठीक ठाक हो रहा है पैसे का, सेंटर जो है वो स्टेट्स को पैसा प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद एक्सपेंडिचर पैटर्न अगर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 तक का, तो स्टेट का जो एक्सपेंडिचर रहा है, खर्चा रहा है, लगभग 81 लाख करोड़ हो चुका है। इतना ये पैसा खर्च करा गया। अब इसमें भी सारी चीजें खर्च में इंक्लूड करी जाएंगी। पहले इनकम आपने देखी, अब सैलरी जब आपने दे दी आगे, तो वो एक्सपेंडिचर में काउंट शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएगा। आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है, एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो लगभग 81 लाख करोड़ के अंदर ये पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और अगर जीएसटीपी में भी देखें तो 16.15% का जो लॉस है वो इसी की वजह से है। देन देयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल आ गया, एसेट के बारे में बात करी जा रही है, जहां पे आपने पूंजी लगाई थी, जहां पे आपने पैसा लगाया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अराउंड 84 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें से टोटल एक्सपेंडिचर में से 16.75% की कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी, अब सब्सिडीज भी जाती हैं, सरकार को वेलफेयर भी करना है सोसाइटी का, तो उसका कंट्रीब्यूशन बताया। अगेन सारा डेटा याद नहीं करना है, वो जो शुरू के पेज पे था वो याद कर लेना है। यहां से मैंने आपको सिर्फ वो पार्ट्स बताए जो यूज करे जाते हैं स्टेट फाइनेंस के अंदर। देन पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज, लोन भी लिया होगा, लोन रिटर्न करना है, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो सारी लाइबिलिटीज यहाँ पे मेंशन करी हुई है। जैसे एग्जाम्पल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटर्न करना था, ये आर्टिकल आपने पढ़ा है, इससे एग्जाम्पल दे रही हूँ। वैसे स्टेट ने भी रिटर्न करना होता है यूनियन का पैसा। तो पब्लिक डेट और दूसरा लाइबिलिटी, आप रिटर्न नहीं कर पाते तो आगे को क्या बनता जाता है? इंटरेस्ट एड ऑन होता जाता, तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी बनता चलना था। तो वैसे ही स्टेट को यूनियन का पैसा भी रिटर्न करना पड़ता है, ये भी स्टेट फाइनेंस के अंदर इंक्लूड करा जाता है।
सो ये छोटा सा आर्टिकल था बट इंपॉर्टेंट था। यहां से आपने क्या देखा कि जो कैग है इसके कितने सारे रोल्स आ जाते हैं, जहां जहां पे पैसे का रोल आएगा वहां वहां पे कैग का रोल आ जाता है। पीछे आपने बड़ी सारी स्कीम्स पढ़ी जहां पे कैग की एक इंपॉर्टेंस थी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखा, जल जीवन मिशन देखा, उसमें ग्राफ्ट केस था, आगे आपने करप्शन केस पढ़ा था। तो मतलब एक एक्टिव प्रेजेंस, एक एक्टिव रोल होता है कैग का। तभी कैग को बोला जाता है कि ये भी चेक रखता है पार्लियामेंट के ऊपर कि कोई धांधलेबाजी ना हो। पर सरकारें तेज होती हैं, कभी आप ये नहीं सुनोगे कि कोई पकड़ा गया। बट एनीवेज आप इंपॉर्टेंस देखोगे कि ये सभी की पोल खोलते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन को ही एक टर्म दे दी जाती है दैट इज ऑडिट। तभी बोला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।